हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे आवर्त सारणी के बारे में। और आवर्त सारणी में मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी जो तत्व है उनका वर्गीकरण कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे किया था। उसमें अपना जो पहला वर्गीकरण था वो लेवासिए का था। और मैंने आपसे कहा था कि जो लेवासिए का वर्गीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर, पता है आपको। और वो फैल क्यों गया था, मेटलॉइड की डिस्कवरी के कारण। क्लियर बात। फिर अपने जो दूसरा अपने पास जो लो था वो था डोबिनेन का। उसने क्या किया, उसका जो लो था किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। उसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, यानी मैं कहूँगा एवरेज होता है। और इसने जो एलिमेंटों का सेट बनाया था वो सेट एलिमेंट किसके थे, ग्रुप्स के, पीरियड्स के नहीं थे। ठीक है भाई। और कई सारे सेट बनाए, लेकिन इसकी भी कमी क्या रही थी कि ये जो नियम था वो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर लागू नहीं होता था, तो ये नियम भी फेल हो गया। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड। मैंने कहा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी अष्टक का नियम। यहाँ अष्टक का मतलब बताया था मैंने, आप अष्टक का मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। ये नियम किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। इसने क्या किया, इसने एलिमेंटों को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया और कहा कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसके जो गुण होते हैं 8वें एलिमेंट के क्या होते हैं, समान। जिस प्रकार से अपने पास होता है म्यूजिकल स्केल, जैसे सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए पहले वाला और 8वां एलिमेंट क्या था, सेम। लेकिन नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल। और दूसरी कमी क्या रही थी कि कैल्शियम के बाद तो ये लागू ही नहीं होता। तो ये दो रीजन थे जिसके कारण न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो भी क्या हो गया, फेल। उसके बाद सबसे पॉपुलर जो था, और मैंने बताया भी था आपसे कि लोथर मेयर कर्व, कौन सा था, लोथर मेयर कर्व। और मैंने कहा था कि जो लोथर मेयर कर्व है उसने बनाया था ग्राफ, किसकी बीच बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। और मैंने आपसे कहा था ग्राफ के अंदर 4 पॉइंट थे, एक तो पीक्स थी, एक असेंडिंग कर्व था, एक डिसेंडिंग कर्व था और एक बॉटम एरिया था। तो मैंने आपसे कहा था जो पीक वाला एरिया होता है उस पर कौन आती है, एल्कली मेटल, उन्हें बोलते हैं क्षारीय धातुएं। और वो क्यों आती है पीक के ऊपर, क्योंकि उनका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। मैंने आपसे कहा था अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार कम होता जाएगा। उस आकार के कम होने का कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो हम ये बता सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, इसलिए एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है तुलनात्मक और एलिमेंटों के। तो हम कहेंगे जो एटॉमिक वॉल्यूम का जो साइज है वो जितना बड़ा होगा, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होंगे उस ग्राफ की पीक पर रखे होंगे। फिर मैंने बताया था, और उनको क्या बोला था आपने, उन्हें बोला था आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते थे और कैटायन का निर्माण कर लेते थे। दूसरी बात, जो अपने पास असेंडिंग कर्व था, बताया था भाई आपको मैंने, जो अपने पास भाई ये अपने पास क्या था, ये अपने पास वॉल्यूम था, एटॉमिक वॉल्यूम, और ये आपके पास था एटॉमिक मास। और आपका ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। इस पीक्स पर कौन थी, एल्कली मेटल्स। इस पे कौन थी, एल्कली मेटल्स। देखो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कॉम्पिटेटिव अप्रोच हमारी किस प्रकार होनी चाहिए। यहाँ इसे क्या बोलते हो आप, असेंडिंग कर्व। यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर थे आपके हेलोजन्स। कौन थे आपके, हेलोजन, जिन्हें बोलते हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कर्व। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर था आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। और जो बॉटम वाला एरिया था यहाँ पर कौन थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन थे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। साथ में कौन थे, मेटालॉइड्स, यानी मैं कहूंगा एक तो थी उपधातुएं और साथ में कौन थे, संक्रमण तत्व। तो ये बातें किसके बारे में थी, ये बातें थी लोथर मेयर के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि लोथर मेयर के फेल होने का रीजन इसके ग्राफ का कॉम्प्लिकेशन था, यानी ग्राफ को पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो लोथर मेयर ग्राफ था, ये जो लोथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया था, फेल। बाकी काफी पॉपुलर रहा था, लेकिन मैंने बताया आपको कि टेबल को पढ़ना आसान होता है ग्राफ के बजाय, इसलिए ये जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा जिसकी तरफ बढ़ने वाले हैं हम, किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं हम आगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। इसलिए हमें जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। उसमें जो अपना जो अगला क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था भाई, मेंडलीव का। ध्यान रखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। नाम है साइंटिस्ट का मेंडलीव, तो मेंडलीव बोल देते हैं आप, बाकी होता मेंडलीव है, ठीक है। मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब देखो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है। जैसे आपको पता है लेवोसिए का मेटल नॉन मेटल के ऊपर बेस है, डोबिनेर का एटॉमिक मास के ऊपर बेस है, न्यूलैंड का भी एटॉमिक मास के ऊपर बेस है और लोथर मेयर का भी एटॉमिक मास के ऊपर बेस है। तो मैंने आपको कहा था जो आपका मेंडलीव है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर बेस है भैया जी,
एटॉमिक मास के ऊपर। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मेंडलीव का, जो हिंदी में लिख देता हूं, इसे बोलते हैं मेंडलीव वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसे? मेंडलीव वर्गीकरण। ठीक है, देखो भाई, इसे बोलते हैं मेंडलीव वर्गीकरण। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि जो मेंडलीव का वर्गीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है? एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है? एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात, जब मेंडलीव ने अपने तत्वों का, मैं कहूंगा आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, उस टाइम तक केवल 63 एलिमेंट यानी 63 एलिमेंट्स ही क्या थे? डिस्कवर थे। डिस्कवर यानी इतने ही तत्वों की खोज हुई थी उस टाइम। कब? जब मेंडलीव ने अपना वर्गीकरण दिया था, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों को बांटा था, उस टाइम तक केवल कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63 एलिमेंट। और तीसरी बात क्या बताई थी? नोबल गैस। नोबल गैस जिसे आप बोलते हो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, अरे वो बोलते हो ना नोबल गैस, सक्रिय गैस बताया था, जो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था जिनोन के यौगिक दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, नोबल गैस, इनर्ट गैस कौन कौन सी थी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, और अब एक और 18 आ गए ना भाई, तो उसे बोलेंगे यूयूओ, अनओक्टियम। ठीक है, बताऊंगा कैसे लिखते हैं नाम। तो ये अपने पास क्या है? नोबल गैस। ये नोबल गैस उस टाइम तक, नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, वर नॉट डिस्कवर्ड, यानी उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम तक डिस्कवर्ड यानी उस टाइम तक नोबल गैस की खोज नहीं हुई। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, स्टार वाली बात है ये। पहली बात तो क्या पता नहीं चाहिए आपको कि ये जो मेंडलीव का जो मॉडल था, ये मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, वो किसके ऊपर आधारित था? एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए आपको कि इस टाइम तक केवल कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63 यानी 63 एलिमेंट की ही मेंडलीव के वर्गीकरण के समय खोज हुई थी। और उस खोज में भी नोबल की जो गैस होती है, जिन्हें बोलते हो आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, यूयू, ये अपने पास 118 एलिमेंट, 118वां लास्ट एलिमेंट आवर्त सारणी का। ठीक है, इनकी खोज नहीं हुई थी। यानी मैं कहूंगा मेंडलीव ने जब अपना वर्गीकरण दिया तो केवल कितने एलिमेंट थे उस टाइम तक? 63 एलिमेंट। क्लियर बात है? तो तीन बातें पता लग गई आपको कि जो मेंडलीव का जो वर्गीकरण था किसके ऊपर आधारित था भाई? एटॉमिक मास के ऊपर। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। और नोबल गैस की उस टाइम तक खोज नहीं हुई थी। ठीक है भाई, अब देखो फोर्थ पॉइंट, ये पहला साइंटिस्ट था। देखो भाई ध्यान सुनो, अब तक आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अब तक आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, चाहे भले आपने लेवोसियर का पढ़ा हो, डोबेनियर का पढ़ा हो, न्यूलैंड का पढ़ा हो, या लोथरमेयर का पढ़ा हो, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम की बात की। देखो क्या कहा इसने, ये पहला साइंटिस्ट, ये ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने क्षैतिज पंक्तियों की और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की बात की। पहले वैज्ञानिक था, यानी पहला ऐसा वैज्ञानिक जिसने आवर्त सारणी के लिए पंक्तियों का उपयोग किया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा हुआ है, बताओ हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच इज क्लासिफाई ऑन द एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। यानी वो कौन से साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो एलिमेंट था उन्हें हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में क्या किया? क्लासिफाई। तो पहला साइंटिस्ट कौन था? तो मेंडलीव वो पहला वैज्ञानिक था जिसने आवर्त सारणी के लिए क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की बात कही थी। ध्यान रखना भाई इस बात का। तो मैंने अभी तक आपको तीन बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? किसके ऊपर बेस था भाई? किसके ऊपर बेस था? एटॉमिक मास के ऊपर। देखो एक बात सुना ध्यान से, किसके ऊपर बेस था? एटॉमिक मास के। दूसरी बात क्या थी? 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। तीसरी बात क्या थी? नोबल गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। चौथी बात देखो, पहला वैज्ञानिक था ये पहला वैज्ञानिक था, पहला वैज्ञानिक जिसने तत्वों को, जिसने तत्व जानते हो एलिमेंट, जिसने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों, क्षैतिज को बोलते हैं अपन क्या? हॉरिजॉन्टल रो, और तथा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और इसे बोलते हैं वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया। यह पहला वैज्ञानिक था जिसने जो तत्व थे उन्हें क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा। आप कहते हो ना, आपने जो आवर्त सारणी देखी है या आप जो आवर्त सारणी लेके चलते हो, आप कहते हो इन्हें बोलते हैं आप आवर्त, कहते हो ना। हम आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं उन्हें बोलते हो आप आवर्त, और ऊपर से नीचे जो आते हैं उन्हें बोलते हैं आप वर्ग। ये तो कहते हो जो बाएं से दाएं जाते हैं उन्हें बोलते हैं आप आवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, ठीक है भाई। और आप जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। तो ये ग्रुप और जो ये वर्ग और जो आवर्त आप बोलते हो, वो शब्द किसने दिए थे? वो शब्द दिए थे मेंडलीव ने। ध्यान रखना इस बात का, आवर्त और वर्ग शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडलीव ने। ये वो पहला वैज्ञानिक था जिसने एलिमेंटों को क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा, यानी हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। वो कौन सा वैज्ञानिक था? मेंडलीव। सुनो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल रो को
क्या बोला गया, इन्हें बोला गया पीरियड। क्या बोला गया, पीरियड। हिंदी बोलते हैं आवर्त। क्या बोला, आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्षैतिज पंक्तियों की बात कर रहा हूं। क्षैतिज जो पंक्तियां थी उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया आवर्त। उन्हें क्या बोला गया, आवर्त। सुनो ध्यान से। और जो वर्टिकल कॉलम थे, एक एक बात सुन लेना ध्यान से, और जो वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, देख लेना भाई इंग्लिश को, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां थी उन्हें बोला गया ग्रुप्स। क्या बोला गया, उन्हें बोला गया ग्रुप। जो क्षैतिज पंक्तियां थे उन्हें क्या बोला गया, उन्हें क्या बोला गया, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उन्हें क्या बोला गया, वर्ग। ग्रुप को बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। सुनो ध्यान से बात, क्या बोल रहा हूं मैं। पहली बात किसके ऊपर आ जाता, एटॉम मास के ऊपर। जब इसने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो केवल 63 एलिमेंट की खोज हुई थी, नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये वो पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में बांटा, यानी क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में। क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, आवर्त। क्या बोला गया, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उन्हें क्या बोला गया, वर्ग। पांच बात समझ में आएगी, पांच बात आपको। पहली बात क्या, एटॉम मास के ऊपर बेस्ड था। दूसरी बात क्या, केवल 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। चौथी बात क्या है, ये पहला वो वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा। क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, जो वर्टिकल कॉलम थी, उन्हें क्या बोला गया, वर्ग, या जिन्हें बोलते हैं आप इंग्लिश में ग्रुप। ठीक है, अगला पॉइंट सुनो। कितने पीरियड्स थे, कितने पीरियड थे उस टाइम तक जब मेंडलीव ने तत्वों को बांटा, उस टाइम तक थे 7 पीरियड, 7th पीरियड। कितने पीरियड थे, जानना भाई, कितने पीरियड थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव की आपकी एनसीईआरटी के टेबल दी गई है, देख लेना आप ध्यान से। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे, 7। और आज जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें भी कितने आवर्त हैं, 7 ही आवर्त हैं। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त थे, आज भी इतने ही आवर्त हैं। ठीक है, उस टाइम भी 7 थे, अभी भी 7 है। तो मैं कहूंगा पीरियड कितने थे, 7। और ग्रुप कितने थे भाई, इस टाइम जो आप मॉडर्न पीरियड टेबल देख रहे हो उसके अंदर 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है उसके अंदर, 18 ग्रुप। जो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इस टाइम, उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। मैं कहूंगा आवर्त सारणी का विस्तार। उस आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। लेकिन जब मेंडलीव ने अपने तत्वों का निर्माण किया तो बताओ क्या 18 वर्ग हो सकते थे क्या? अरे भाई उस टाइम तो अरे एलिमेंट कितने थे, 63। इस टाइम कितने एलिमेंट, 118। तो मैं कहूंगा जब मेंडलीव ने अपना वर्गीकरण दिया होगा उस टाइम 18 वर्ग तो नहीं होंगे, क्यों 18 वर्ग तो अभी होंगे, क्योंकि इस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी हो चुकी है। नोबल गैस की क्या, मैं कहूंगा पूरी की पूरी आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट है 118 तक के सबका निर्माण या सबकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो मैं कहूंगा जब मेंडलीव ने अपना वर्गीकरण दिया उस टाइम तक आवर्त कितने थे, 7, और ग्रुप कितने थे, 8। ध्यान रखना भाई, 8th ग्रुप, कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप। ध्यान रखना, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें कितने आवर्त थे, 7 आवर्त, और वर्ग कितने थे, 8। एक एक पॉइंट सुन लेना ध्यान से। पहली बात क्या बताई मैंने आपको, किसके ऊपर आधारित था, एटॉमिक मास के ऊपर। दूसरी बात क्या थी, 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। तीसरी बात क्या थी, नोबल गैस का निर्माण नहीं हुआ था। वो पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा। क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया, पीरियड्स, आवर्त। कितने आवर्त थे भैया, 7 आवर्त थे। और जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें क्या बोला गया, ग्रुप। ग्रुप को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ग। कितने आवर्त वर्ग थे, कितने वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, 8 वर्ग थे। ठीक है भाई, अब सुनो, 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग। और इस 8 वर्ग में ये बातें सुनते रहो, बातें पता लग रही है आपको, बातें पता लग रही होंगी आपको कि ये पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम बांटा। यानी आवर्त शब्द और वर्ग शब्द सबसे पहले लेके कौन आया था, मेंडलीव। कितने आवर्त थे, 7 आवर्त। कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप। सुनो, प्रत्येक ग्रुप को, ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रत्येक वर्ग को, वर्ग को जानते हो आप इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में, 2 उपवर्गों में, सब ग्रुप, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब ग्रुप। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। प्रत्येक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा। देखो जैसे मान लो आपके पास एक ग्रुप था, किसको, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 8th ग्रुप, 8वें ग्रुप को छोड़कर, 8वें नंबर का जो ग्रुप था उसको छोड़कर जो 1 से लेके 7 तक के ग्रुप थे। भाई टोटल ग्रुप 8 थे इसके पास। भाई टोटल वर्ग कितने थे, 8। और 8 में से 1 से लेकर 7 तक के तत्वों को, या 1 से लेकर 7 तक के वर्ग के तत्वों को इसने 2 भागों में बांट दिया, लेकिन 8वें को छोड़ दिया। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि बताओ वो कौन सा ग्रुप था जिसे 2 भागों में विभाजित नहीं किया गया। तो कौन सा ग्रुप था वो, 8th ग्रुप, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। क्लियर बात है। तो उसने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांट दिया, ए में और बी में। लेकिन किसको छोड़ दिया था, 8वें को। देखो जैसे अपने पास कोई सा ग्रुप, उसने क्या किया, जैसे मैं बात करूं कितने ग्रुप थे, मैं कहूंगा फर्स्ट से लेके कितने थे अपने पास, 7th, 1 से लेके 7 तक के 7th ग्रुप थे। 8 को छोड़ ही दिया था भाई, और इनको कितने भागों में बांट दिया उसने, 2 भागों में। क्या नाम दिया, एक को नाम दिया ए और एक को नाम दिया बी।
आप देखते हो ना आवर्त सारणी में, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था फर्स्ट ए, बोला था फर्स्ट ए। तो ये फर्स्ट ए आप जो बोलते हो, ये जो फर्स्ट ए बोलते हो तो फर्स्ट यहां से आएगा और ए आएगा यहां से। बताओ फर्स्ट ए कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बात समझिए आपको भाई। आपको मैंने जब पढ़ाया था एस ब्लॉक के तत्व और मैंने बोला था आपके एल्कली मेटल क्षारीय धातु, तो मैंने कहा था क्षारीय धातु इसमें तो आती है हलीना की रब से फिरियाद वाली, इसमें ही आती हो। तो ये जो फर्स्ट ए है ना, फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए कहां से आया है? यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी से। फर्स्ट का मतलब क्या है? पहला ग्रुप है। और ए का मतलब क्या है बता दूंगा अभी आपको। ए का मतलब क्या है बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं या उससे पहले की जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें ए और बी का यूज करते थे। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड बी, ए और बी का। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, अभी डिस्कस कर दिया है आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये जो फर्स्ट ए है वो कहां से लिया गया? फर्स्ट तो लिया गया यहां से, ए लिया गया यहां से। बताओ फर्स्ट ए का लाएगा नहीं कहलाएगा? और कहां से कहां तक? 1 से लेकर 7 तक। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, कभी आपने ये नहीं देखा होगा 8th ए 8th बी, कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि उसने 8th वाले ग्रुप को तो बांटा ही नहीं था ना भाई। उसने किस तक के बांटा था? 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को। 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग के जो तत्व थे उन्हें बांटा था 2 भागों में, ए में भी। लेकिन 8 को छोड़ ही दिया था। तो बताओ क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या? क्या 8th ए 8th भी पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। क्लियर बात समझ आ रही है आपको? तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, जो आप आवर्त सारणी में फर्स्ट ए सेकंड ए इनका यूज करते हो वो आई कहां से? वो शब्दावलियां आई कहां से? मेंडलीव से। कहां से आई है? मेंडलीव से। बात समझ आ रही है? अब सुनो, जो ए थे, जो क्या था भाई सब प्रत्येक ग्रुप को 2 भागों में बांटा। एक को बोल दिया ए और एक को बोल दिया बी। अब कहोगे सर ए में क्या था? ए में थे आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से थे? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट थे उन्हें क्या बोल दिया? उन्हें क्या नाम रख दिया उसने? ए। उन्हें क्या नाम रख दिया? ए। यानी जहां भी, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पास कोई ग्रुप है थर्ड ए, क्या है आपके पास? कोई ग्रुप है थर्ड ए, बताओ ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? अब आपका 2 चांस है, सर एस का भी हो सकता है और पी का भी हो सकता है, लेकिन ये होगा पी का। किसका होगा? ये होगा पी का। क्यों होगा पी का? क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, एक तो फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। यानी इनको छोड़कर जो बच जाएंगे सब किसके लिए आएंगे? बताओ पी ब्लॉक के लिए आएंगे नहीं आएंगे? मेरी बात समझ रही है आपको? कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच देख लो आप ध्यान से। तो मैं आपसे कह रहा हूं प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में बांटा, ए में और बी में। ए में किसको रखा गया? एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। और जो बी वाला वर्ग था इसमें रखा गया किसको? डी ब्लॉक को। और कौन सा रह गया साथ में? एक एफ ब्लॉक। ये रह गया। ये तो 4 ब्लॉक होगा आवर्त सारणी में। यानी ए में ऐसे एलिमेंट रखे जो किस ब्लॉक के थे? ए के, एस के और पी के। और बी में उनको रखा गया जो किस ब्लॉक के थे? डी के और एफ के। बात समझ आ रही है आपको? यानी जहां भी, जैसे मान लो मैं बोल दूं आपसे, फिलहाल ये बोल देता हूं थर्ड बी। किसके लिए बोल रहा हूं? थर्ड बी। अब आपसे कह रहा था थर्ड बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? तो एक बात तो पक्की हो गई, एस का भी नहीं आएगा, पी का भी नहीं आएगा, क्योंकि एस और पी के लिए तो हम ए यूज करते हैं, लेकिन यहां तो बी यूज किया है। और बी किसके लिए आएगा? डी के लिए, एफ के लिए। बता दूंगा आपको मैं। थर्ड बी के अंदर डी वाला भी होता है, एफ वाला भी। इसके अंदर दोनों होते हैं, डी और एफ। ये ऐसा थर्ड बी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है भाई। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि जहां भी बी आ जाएगा समझ लेना वहां डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट 100% होंगे, और जहां भी ए आ जाएगा वहां एस ब्लॉक के या पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। क्लियर बात है? जिसमें से मैंने आपको कह दिया एस ब्लॉक केवल 2 एलिमेंट होंगे, एक तो फर्स्ट ए में पाए जाएंगे और एक सेकंड ए में। बाकी जितने बच गए वो सब किसके होंगे? किसके होंगे? सबके सब होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो बातें क्लियर समझ में आ रही है आपको कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया। ए में, बी में। ए में रखा गया एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के एलिमेंट को और बी में रखा गया डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आगे सुनो बात ध्यान से। और क्या क्या विशेष बात थी देखो इसकी काफी सारी, मैं कहूंगा काफी अच्छा काम किया था इसने, लेकिन कुछ एक कमियां रह गई थी जिसके द्वारा ये नियम ही फेल हो गया था। तो अब तक हमने कौन कौन सी बातें सीख ली? हमने सीखा कि जो मेंडलीव का वर्गीकरण था किसके ऊपर आधारित था? एटॉम मास के ऊपर। 63 एलिमेंट की खोज हुई थी, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम बांटा। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया? उन्हें बोला गया आवर्त। कितने आवर्त थे इसके टाइम? 7 आवर्त। और जो वर्टिकल कॉलम थे, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, उन्हें क्या बोला गया? वर्ग। कितने वर्ग थे इसके टाइम? इसके टाइम 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 8। इसने क्या किया? प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए में और बी में। लेकिन किसको छोड़ दिया था? 8th ग्रुप। ध्यान रखना 8th ग्रुप को इसने डिवाइड नहीं किया था। ए में किसको रखा गया? एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के एलिमेंट को। बी में किसका रखा गया? किसको रखा गया? बी में डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। किसको रखा गया? डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। बात समझ आ रही है आपको? उसके अलावा 8th ग्रुप डिवाइड किया नहीं। तो देखो एक और नई बात क्या है? नई बात क्या है? नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी इसने। नए तत्वों की भविष्यवाणी, नए तत्वों की भविष्यवाणी। देखो भविष्यवाणी भी कर गया था मेंडलीव, तो भविष्यवाणी भी कर गया था। ये बता गया था कि ये तत्व अभी मैं छोड़ के जा रहा हूं। उसने क्या किया? जब आवर्त सारणी बनाई तो कुछ कुछ जगह स्थान छोड़ दिए खाली और कह दिया, नाम पहले दे दिया उनका,
उनका नाम उसने पहले दे दिया था, भाई इनका नाम ये होगा। जब कोई साइंटिस्ट आएगा और इन तत्वों को खोजेगा उसका नाम ये होगा। ये भविष्यवाणी कर गया था तत्वों के बारे में। कितने तत्व थे वो थे तत्व 4। ऐसे 4 तत्व थे जिनकी भविष्यवाणी कौन कर गया? मेंडलीव। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, यानी वो कौन से 4 तत्व थे जिनकी भविष्यवाणी कौन करके गया था? मेंडलीव। सोचो इतना इंपॉर्टेंट काम था केमिस्ट्री के लिए कि ऐसा साइंटिस्ट जो पहले एडवांस में ही, यानी जब कोई साइंटिस्ट आएगा खोजेगा तब भी नाम वही होगा जो मेंडलीव बता के जा रहा है, यानी एडवांस में काम कर गया। तो भविष्यवाणी हो गई, तरीके से भविष्यवाणी हो गई। उसने 4 तत्व ऐसे थे जिनके लिए आवर्त सारणी में स्थान क्या छोड़ दिया? खाली, और कह दिया भाई इनका नाम ये होगा। जब भी कोई साइंटिस्ट आएगा खोजेगा उसके द्वारा इसका नाम ये ही लिखा जाएगा। ऐसे 4 तत्व क्या कर दी उसने? भविष्यवाणी। अब देखो 4 तत्व कौन कौन से थे? वो 4 तत्व थे, एक था जर्मेनियम, एक था गैलियम, एक था अपने पास कौन? स्कैंडियम, और एक अपने पास था टेक्नीशियम, मैग्नीज, एक नहीं टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। ठीक है भाई, ये 4 तत्व थे भाई। कौन कौन से थे? एक तो अपने पास था कौन? जर्मेनियम, एक गैलियम, एक स्कैंडियम, और एक कौन था? टेक्नीशियम। ये 4 तत्व लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं ताकि पता रहे आपको। इसे बोलते हैं जर्मेनियम, इसे बोलते हैं गैलियम, गैलियम, इसे बोलते हैं स्कैंडियम। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है भाई, और ये किसके एलिमेंट है? पी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम। इसे बोलते हैं टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। इन 4 तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी उसने। किन तत्वों की? गैलियम की, जर्मेनियम की, वो जर्मेनियम की, गैलियम की, स्कैंडियम, टेक्नीशियम की। ये 4 तत्व आवर्त सारणी कैसे थे? जिस टाइम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं थे। यानी आपसे ये पूछ सकता है बताओ इनमें से, जैसे 4-5 दे देगा और कह देगा बताओ इनमें से वो कौन सा तत्व था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित नहीं था। बताओ ये 4 तत्व क्या उपस्थित थे क्या आवर्त सारणी में? ये 4 तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित नहीं थे। ध्यान रखना इस बात का। इन तत्वों की क्या कर दी थी उसने? भविष्यवाणी। क्या कर दी थी? भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी करके नाम भी रख गया था। अब सर नाम क्या था? देखो जब भी उसने इसका नाम लिखा तो देखो क्या लिखा। आपको पता है कार्बन फैमिली आप जानते हो। देखो एक फैमिली होती है बोरोन की। बोरोन फैमिली क्या होती है? बैल गया, जानते हो ट्रिक है, आपको याद है ये ट्रिक, आपको याद होती है। बैल गया इंडिया, तेल लेने, जो भी आप लगाते हो। काशी गए संत प्रभु, ये भी आपको ट्रिक याद है। तो हमें ट्रिक से मतलब नहीं है, हमें तो टॉपिक से मतलब है। देखो देखो गैलियम खाया, गैलियम ये रहा, दिख रहा है आपको साफ साफ। जर्मेनियम का है, जर्मेनियम ये रहा, दिख रहा है साफ साफ आपको। अब देखो इसने क्या किया, जब उसने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, भाई अभी जो आप मॉडर्न आवर्त सारणी देखते हो उसमें तो आपको गैलियम यही मिलता है और जर्मेनियम यही मिलता है। लेकिन जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उस टाइम ये स्थान खाली छोड़ दिया गया था। ऐसा ब्लैंक छोड़ दिया, खाली स्थान, ऐसा कि कोई आएगा ना साइंटिस्ट जब खोज लेगा जो नाम मैं बता के जा रहा हूं वही देगा। अब देखो क्या नाम लिखा गया। अब देखो ये तो कौन था अपने पास? गैलियम, और ये कौन था? जर्मेनियम। अब देखो ये जो एलिमेंट आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है? एल्यूमिनियम के। मैं कहूंगा ये जो गैलियम है एल्यूमिनियम के बाद में आ रहा है, और जो जर्मेनियम है वो सिलिकॉन के बाद में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ना, अगर मान लो यहां पर मैं हाथ रख लूं तो ये आपका जो गैलियम है किसके बाद में आएगा? एल्यूमिनियम के बाद में। और जर्मेनियम किसके बाद में आएगा? सिलिकॉन के बाद में। तो देखो क्या क्या उसने उन्हें इसको बोल दिया, इसको किसको? गैलियम। पहले इसकी बात कर लो, गैलियम, जर्मेनियम बात कर ले। जर्मेनियम किसके ऊपर है? सिलिकॉन के ऊपर। उसे बोल दिया उसने, क्या बोल दिया? एका सिलिकॉन। देखो क्या बोला उसने? एका सिलिकॉन। क्या बोल दिया इसको? एका सिलिकॉन। क्यों किसके बाद में आ रहा था? ये सिलिकॉन के बाद में। और इसे क्या बोल दिया? इसे बोल दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट बात दोनों ध्यान से, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है इसको कि एका सिलिकॉन किस एलिमेंट का नाम है? किस एलिमेंट का नाम है? जर्मेनियम का। और एका एल्यूमिनियम किसका नाम है? गैलियम। ध्यान रखना इस बात का। एका सिलिकॉन को क्या बोला गया? जर्मेनियम। और एका एल्यूमिनियम क्या बोला गया? गैलियम। तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको कि एका सिलिकॉन का नाम किसका था भाई? जर्मेनियम का। और एका एल्यूमिनियम नाम किसका था? गैलियम का। अब तुम्हें समझ में आया सर ये एका क्या है? बता दिया जाएगा, रटाया कुछ नहीं जाएगा आपको। एक के समझाया जाएगा कि एका का मतलब क्या होता है। शायद आपने नहीं सीखा हो, लेकिन बता दिया जाएगा आपको कि एका का मतलब क्या होता है। सुनो, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया एका बोरोन। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया एका बोरोन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है फिर भी, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी तो कौन से 4 तत्व उसकी आवर्त सारणी में अनुपस्थित थे? कौन से थे? गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम। इसे बोला गया एका मैंगनीज। क्या बोला गया इसे? इसे बोला गया एका मैंगनीज। मैंगनीज, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया एका सिलिकॉन, क्योंकि किसके बाद में आ रहा था? ये सिलिकॉन के बाद में आ रहा था। इसे क्या बोला गया? एका एल्यूमिनियम, क्योंकि किसके बाद में आ रहा था? ये गैलियम बाद में। इसे बोला गया एका मैंगनीज। क्या बोला गया? क्योंकि आता है मैंगनीज के बाद में। देखो ऐसा आता है मेंटकनी, ठीक से याद करवा दूंगा आपको मैं। देखो मैंगनीज के बताओ नीचे टेक्नीशियम आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया एका मैंगनीज। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसे बोलते हैं एका बोरोन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एका बोरोन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर एका मतलब क्या है? देखो एका एक फ्रेंच वर्ड है और एका का मतलब होता है इंग्लिश में आफ्टर। क्या होता है?
आफ्टर। आफ्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाद में। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाद में। ध्यान रखना इसका। एका का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है आफ्टर, यानी आफ्टर मतलब क्या होगा? बाद में। किसके बाद में? जैसे एका बोला बाद में। किसके बाद में? सिलिकॉन के बाद में। सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम तो आएगा भाई, तब तो नाम क्या रख दिया इसका? एक का सिलिकॉन। अब देखो ये गैलियम किसके बाद में? एल्यूमिनियम के बाद में, इसलिए क्या लिख दिया मैंने आगे? एक का। एका का मतलब क्या होगा? बाद में। किसके बाद में? एल्यूमिनियम के बाद में। नाम क्या होगा इसका? एक का एल्यूमिनियम। ये किसके बाद में है? मैंगनीज के बाद में, तो इसका नाम रख दिया एका मैंगनीज, और इसका नाम रख दिया एका बोरोन। बात समझ में आ रही है आपको कि एका शब्द का यहां पर मतलब क्या है? इका का मतलब यानी एका जिसे आप बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है यहां पर? आफ्टर, यानी बाद में। यानी किसके बाद में खोजा गया? एल्यूमिनियम के बाद में, सिलिकॉन के बाद में, मैंगनीज के बाद में और बोरोन के बाद में। ये चार वो तत्व थे जिन तत्वों की भविष्यवाणी किसने कर दी? मेंडलीफ ने। किसने कर दी? मेंडलीफ ने। बात समझ आ रही है आपको? तो कौन कौन सी बात बताई मैंने आपको? देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आवर्त सारणी जो पीरियड टेबल वाला है, बच्चे समझते हैं थ्योरी वाला चैप्टर रट लेंगे, लेकिन आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि थ्योरी किस प्रकार डेवलप की गई। तो बाकी दो पहले पॉइंट क्या था आपका? किसके ऊपर बेस था? एटॉम मास के ऊपर बेस था। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। पहला साइंटिस्ट था जिसने हॉरिजॉन्टल रो में वर्टिकल कॉलम बांटा। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया? आवर्त। कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। वर्टिकल कॉलम क्या बोला गया? ग्रुप। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। प्रत्येक ग्रुप को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। किसको छोड़कर? 8th ग्रुप को छोड़कर। पहले ग्रुप में, ए वाले ग्रुप में किसको रखा गया? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के एलिमेंट को, और बी वाले में किसको रखा गया? डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। ठीक है, लेकिन किसको क्लासिफाई नहीं किया था? 8th ग्रुप को। इसने क्या किया? फिर नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी। कौन से तत्व थे? गैलियम था, जर्मेनियम था, स्कैंडियम, टेक्नीशियम था। इसे क्या बोला गया? एका सिलिकॉन। इसे क्या बोला गया? एका एल्यूमिनियम। इसे क्या बोला गया? एका बोरोन। इसे बोल दिया एका मैंगनीज। ठीक है, और एका का मतलब क्या है? यहां पर कोई पूछ लिया तो बताओ इका का मतलब क्या है? बता दोगे आप? इका का मतलब होता है आफ्टर, यानी बाद में। किसके बाद में? सिलिकॉन के बाद में, एल्यूमिनियम के बाद में, बोरोन के बाद में, मैंगनीज के बाद में। क्लियर बात है? अब सुनो, जो 8th ग्रुप था, बताया था ना आपको अभी भी 8th ग्रुप के बारे में, एक एक पॉइंट तरीके डिस्कस कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना भाई, डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। जो आपका 8th ग्रुप था, ये था आपका 8th ग्रुप। बताओ इस 8th ग्रुप को क्या ए में और बी में बांटा गया था? क्या नहीं बांटा गया था? तो ना तो मैं इसके आगे ए लगाऊंगा और ना ही मैं इसके आगे लगाऊंगा बी। बात समझ रही है आपको? मैंने क्यों यहां पर ए और बी का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेंडलीव ने 8th वाले ग्रुप को क्लासिफाई किया ही नहीं था। उसने इसको 2 भागों में नहीं बांटा था। सुनो, 8th ग्रुप था, इस ग्रुप में थे 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट थे? सबसे बड़ा ग्रुप था ये मेंडलीव की आवर्त सारणी। ध्यान रखना इस बात का, मेंडलीव की, लिख देता हूं यहां पर ताकि पता रहे आपको ये बातें। मेंडलीव की आवर्त सारणी का, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट थे, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स थे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? ये 8th ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा में क्या थे? एलिमेंट। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ऐसा ग्रुप था जिसमें कितने एलिमेंट थे? 9 एलिमेंट। अब देखो 9 एलिमेंट कौन कौन से थे? देखो, ये थे 9 एलिमेंट्स। ये थे 9 एलिमेंट्स। देखो 3 3 6 9, ये थे वो 9 एलिमेंट्स। ये थे 8th ग्रुप में। किसमें थे? ये थे अपने पास 8th ग्रुप में। और आपने भी इस टाइम जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें इनको देखा होगा। ये थे 8th ग्रुप में। कौन कौन सा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, पीटी यानी प्लेटिनम। ये 9 तत्व किसमें थे? 8वें ग्रुप में। किसकी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। सबसे बड़ा ग्रुप था ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का, जिसमें कितने एलिमेंट थे? 9 एलिमेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी का वो कौन सा ग्रुप था जिसमें 9 एलिमेंट थे? कौन सा ग्रुप था वो? 8th ग्रुप। और आपसे पूछ सकता है बताओ, जैसे 4-5 दे देगा, क्या देगा? बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी की 8th ग्रुप में क्या था? अनुपस्थित। तो आपको पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे? देखो कैसे याद करोगे इसे? FeRuOS से याद करते हैं, फेरस। कैसे याद कर सकते हैं इसे? फेरस। फे का मतलब हो गया Fe, रे का मतलब हो गया आर्यू, और से का मतलब हो गया ओस। इसे क्या कहोगे? कौन रहे इधर। क्या करोगे? कौन रहे इधर। कौन एन CO, रहे मतलब RH हो गया, इधर मतलब हो गया AR। और इसे NIPD कैसे याद करोगे? ट्रिक बता रहा हूं, निमोनिक्स ट्रिक याद करने की। नहीं पढ़नी पीरियोडिक टेबल, नहीं पढ़नी पीरियोडिक टेबल। देखो, नहीं पढ़नी
पीरियोडिक टेबल। तो ये 9 एलिमेंट किस में थे, ये 9 एलिमेंट थे 8th ग्रुप में। सबसे बड़ा ग्रुप था मेंडलीव की आवर्त सारणी का। पता होना चाहिए आपको इस बात का कि बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी का वो कौन सा ग्रुप था जिसके अंदर 9 एलिमेंट थे। कौन सा ग्रुप था वो 8th ग्रुप। कितने एलिमेंट थे, 9 कौन कौन से थे, आयरन था, कोबाल्ट था, निकल था, रूथेनियम था, रोडियम था, पैलेडियम था, ओस्मियम था, इरिडियम था, प्लेटिनम था। और ट्रिक ये बता दी मैंने आपको, इसको कैसे याद करोगे, फेरस। इसे कैसे याद करोगे, कौन रहे इधर, इसे कैसे याद करोगे, नहीं पढ़नी पीरियोडिक टेबल। तो ये 9 एलिमेंट थे जो किस, ये पीओ नहीं है, पीडी है, ध्यान रखना, पैलेडियम है, ठीक है, बाद में गोला करने में हो जाता है। ये RH रोडियम, क्या बोलते हैं इसे, रोडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अरे 12th के अंदर पूरा आएगा, ये पूरे चैप्टर को पढ़ोगे आप, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। तो ये 9 एलिमेंट ऐसे थे किसके अंदर थे, 8th ग्रुप के अंदर। और 4 तत्व भविष्यवाणी कर दी थी, बात समझ आ रही है आपको। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। अब कमियां क्या रही सर, देखो कमी क्या रही, कमी क्या रही, देखो आप कमी को भी देख लो आप कि कमी क्या रही। उसके बाद सीधी आ जाएंगे मोजले के ऊपर, और मोजले के बाद जो अपने पास जो मॉडर्न पीरियड है उसके ऊपर, और फिर पढ़ा दूंगा आपको गुण, आ जाएगी पीरियड समाप्त हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। सुनो ध्यान से, कमियां क्या थी, कमियां क्या रही थी इसकी, ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के ड्रॉबैक्स क्या थे, एक मिनट देख लेता हूं मैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के ड्रॉबैक्स क्या थे। टाइम हो चुका है अपना, चलो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ड्रॉबैक्स को, कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो फेल क्यों गए थे। लेकिन जो मैंने मतलब जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स मैंने आज पढ़ाए हैं, उन पॉइंट्स को एक बार लर्न जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव की जो पीरियड टेबल है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।